नमस्कार, मैं कमलेश। ग्रैंड हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं जाने माने समाज सेवी, व्यवसायी और कांग्रेस के वरिष्ठ और समर्पित कार्यकर्ता श्री सुरेंद्र लांबा जी। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज अखबार ज़्यादा हमारे सामने नहीं, सिर्फ एक अखबार आया, उसकी हेडिंग आपको पढ़ के बता दो। करीब करीब कोई भी अखबार आप पढ़ेंगे तो फ्रंट पेज पर वही खबरें अलग अलग हेडिंग से सभी में छपी होती हैं, और उसके बाद हम बताएंगे कुछ ताज़ी खबर भी हमारे पास आई है। फ्रॉड का नया पैटर्न, बैंक खाता और पैन कार्ड आपका इस्तेमाल कर रहा कोई और, इसे पता करने का तरीका बैंकों के पास नहीं। सेटिंग से एक अखबार ने पहली खबर लगाई है। भाजपा कांग्रेस के 90 प्रत्याशी तय, 47 सीटों पर दिग्गजों के सामने नए लोग। सीटों पर दिग्गजों का मुकाबला पहली बार वालों से। ये रायपुर से खबर है। चुनाव के लिए 2 साल से कम बचे हों और सरकार गिर जाए तो सर्वदलीय सरकार बनाई जा सकेगी, आयोग ने बात कही है। विधि आयोग ने कोविद कमेटी को दिया फार्मूला। मैक्सवेल ने 27 गेंद में अर्धशतक बनाया, फिर 13 गेंद में 6 छक्के मारकर शतक पूरा किया। यह वर्ल्ड कप का सबसे तेज शतक। नई दिल्ली से खबर है। ब्रिटेन में ऐसे स्कूल टॉप पर हैं जहां अनुशासन बेहद सख्त, शिक्षकों के लिए मानक ऊंचे, नेतृत्व के सबक सेना जैसे, पढ़ाई ही मिशन। ये खबर फ्रंट पेज पर छपी है। और इसके अलावा आपको ताज़ी एक खबर बता दें, इजराइल और हमास के बीच में जो कुछ हो रहा है उसकी जानकारी तो हमको प्रतिदिन मिल रही है और लगातार चैनलों पर अपडेट हो रहा है, सोशल मीडिया पर वो खबर प्रमुखता से दिखाई जा रही है। लेकिन अभी इस बीच एक खबर आई है कि अमेरिका के 3 शहरों में गोलीबारी की एक शख्स ने, और 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए, 22 लोगों की मौत हो गई है। अब उसमें वहाँ की FBI और वहाँ की जो जांच एजेंसियाँ हैं, अब देखिए क्या बताती हैं उसमें कि मारने वाले का मकसद क्या था, वो पागल था या किसी से बदला लेने के लिए किया, या कोई आतंकवादी संगठन है। क्योंकि अभी आतंकवाद जिस तरह से गाजा पट्टी, इजराइल में या फ़िलिस्तीन में सिर चढ़कर बोल रहा है, बगल में लेबनान में हिजबुल्लाह वगैरह की जो बातें आ रही हैं, इस्लामिक जिहाद एक संगठन है वो भी इकट्ठा हो रहा है ईरान के साथ मिलकर के, या ईरान की पहल पर तीनों एकजुट हो गए हैं, और जो कुछ वहाँ पे हो रहा है उसका परिणाम तो नहीं है या उसकी वजह से तो अमेरिका में इस तरह की घटना नहीं घटी है। इस पर भी आज चर्चा होगी और पता चलेगा कि हकीकत में ये सिर्फ एक घटना है। क्योंकि अमेरिका में हथियार मिलना बहुत सहज है और हर व्यक्ति के पास वहाँ हथियार होता है, इस तरह की बातें आती हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि कोई एक पागल व्यक्ति या कोई एक बच्चा नाराज़ हो गया तो स्कूल में अपने साथियों को भून दिया, शिक्षकों को भून दिया, या कोई एक पागल आदमी बाहर निकला और तड़ तड़ लोगों को मारना शुरू कर दिया। इस तरह के दृश्य अक्सर वहाँ उपस्थित होते हैं। कुल मिलाकर जो हालात इस वक्त देश के हैं, दुनिया के, देश के नहीं दुनिया के, उसमें कहीं ना कहीं हिंसा सिर चढ़ के बोल रही है। सुरेंद्र भैया, क्या ये भारत के दृष्टिकोण से हम लोग जो विश्व बंधुत्व की बात करते हैं और ये कहते हैं कि पूरे विश्व में शांति हो, हम यहाँ तक कि पक्षियों के बारे में, वृक्षों के बारे में, जल के बारे में, पहाड़ के बारे में भी कहते हैं कि शांत रहें, और शांत ये रहेंगे तो हम भी शांत रहेंगे, या हम शांत रहेंगे तो वो शांत रहेंगे, और फिर ये कायनात और खूबसूरत हो जाएगी। इस भाव को लेके जीने वाला भारत, जब इस तरह की खबरें आती तो मन में थोड़ा सा पीड़ा तो होती है। नहीं, देखिए एक चीज़ बताएं आपको, भारत जो हमेशा जो शांति का दूत रहा है, इन्होंने कभी भी जो है आतंकवाद को प्रश्रय नहीं दिया, कहीं का भी आतंकवाद हो जी। लेकिन अभी जो हमास में और जो इजराइल में चल रहा है, हिंदुस्तान आतंकवादी घटना को कभी सही नहीं ठहराता। और दूसरी चीज़ क्या है कि अब फिलिस्तीनियों का हिंदुस्तान शुरू से समर्थक रहा, इसमें दो मत नहीं है। फिलिस्तीनियों की ज़मीन पे जो कब्जा हुआ है, हिंदुस्तान उस बात से सहमत है कि भाई इसको ज़मीन को खाली करके जाना चाहिए। तो इसी बात को लेकर जो उनकी लड़ाई चल रही है, तो जो हमास जो है उग्रवादी संगठन को उन्हें अगर हरकत की हमास में, तो वो उसके कभी समर्थन नहीं किया हिंदुस्तान ने, ना हमारी पार्टी कभी इस बात को समर्थन करती है उग्रवाद का। लेकिन फिलिस्तीन का हमारी पार्टी भी समर्थन करती है और देश सभी करते हैं, सभी फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। देश समर्थन करता है। किसी भी जमीन पे किसी का कब्जा नहीं होना चाहिए। जिसकी जमीन है उसका कब्जा हमारा होना। जैसे हमारी जमीन पे अभी जैसे कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में कब्जा किया है, हम चाहते हैं कि हमारा कब्जा हमारा रहे। हम किसी को कब्जा करने नहीं देते। कोई हालात में कारण हो गया उससे, जैसे चाइना में है वैसे भी खाली कराने की हम कोशिश करेंगे जब हिंदुस्तान मजबूत हो रहा है। तो ये सब घटनाएं जो है ना ठीक नहीं है। जहाँ तक
आतंकवादी घटना के खिलाफ में रहता है पूरा देश हमारा, और शांति का हमेशा शांति चाहता है देश में, शुरू से अमन चैन रहा। क्योंकि नॉन अलायंस गुट का भी जब बना था तो हिंदुस्तान ने ही मतलब जो है उसका नेतृत्व किया था, और 104 देशों की मीटिंग जो थी हिंदुस्तान में उसने बुलाई थी। ऐसा मतलब जो है 104 देश मायने रखता है, ऐसा नहीं जो मतलब ना पूंजीवाद में थे ना समाजवाद में थे, उन दोनों के गुटों के बीच में एक न्याय करना ये हिंदुस्तान की धरती पर हो सकता है, दूसरी जगह नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और फिलिस्तीन के मामले में तो हमारा देश हमेशा इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करता रहा है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, फिलिस्तीन की जो ज़मीन इजराइल ने ली है उसको वापस करे। लेकिन जो आपने कही बात सही है कि हमास जैसे आतंकवादी संगठन का भारत कभी भी उसकी तरफदारी नहीं कर सकता, उसका समर्थन नहीं कर सकता। इसलिए भारत ने दोनों रुख दिखाया। एक तरफ तो उन्होंने हमास द्वारा जो इजराइल में किया गया उसकी मुजम्मत किया और कहा कि इजराइल के साथ भारत खड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों को आज की तारीख में जिस चीज़ की सबसे ज़रूरत है, दवा की और भोजन की, भारत वहाँ भी लेकर के उनके साथ खड़ा है। तो इस मामले में तो यासिर अराफात जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति थे, उनको तो इंदिरा गांधी जी को अपनी बहन मानते थे। नहीं देखिए, यासिर अराफात जो थे वो बिल्कुल फिलिस्तीन के लिए हमेशा लड़ते, और हिंदुस्तान से बहुत अच्छे संबंध थे देखिए। और ऐसा नहीं कि अराफात जी के कहने पे उसका मतलब जो है इसका नाम क्या रहे, लेकिन उन्होंने बहुत मान सम्मान दिया और फिलिस्तीन की जमीन पे कब्जा हुआ, इसमें तो दो मत नहीं है। फिलिस्तीन की वो तो पूरी दुनिया मानती है उसको, जमीन को छोड़ना चाहिए। हाँ, अब उसमें अगर किसी की जमीन पे आप कब्जा किए हैं तो छोड़ना चाहिए, लेकिन आतंकवाद हावी हो जाए और आतंकी तरीके अपना करके किसी चीज को अगर खाली कराने की बात कही जाती किसी का नहीं चलने देंगे। आप निर्दोषों को मार दें, महिलाओं के साथ। भारत कभी उस बात का समर्थन नहीं करता है कभी। जी 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 जी। अब इजराइल की बात और इनकी तो हो ही गई। एक और खबर जो आज अखबारों में होती, अगर वो अखबार हमारे सामने होता, या हो सकता है कि अंदर पृष्ठ में किसी में छपा हो, जिसमें NCERT ने इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल कर दिया है। तो उसको लेकर के बड़ा मतलब एक तरह का समझिए कि विरोधी स्वर सुनाई देने लगा है, और कहा जाने लगा है कि अभी सभी विपक्षी मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया जब से, तब से केंद्र की सरकार ने, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना हो, जब G20 का सम्मेलन हुआ तो उस समय ये बात चली थी, और भी कई जगह जहाँ इंडिया लिखा जाता था वहाँ भारत लिखा जाने लगा। अभी NCERT अगर इंडिया की जगह भारत लिखेगी अंग्रेजी में, तो जो स्वाभाविक है कि इंग्लिश विषय में तो इंडिया ही लिखा जाता था, वहाँ भारत लिखा जाएगा। तो इस तरह की बातें आने पे फिर ये इंडिया की बात, वो जो एक गठबंधन बनाया गया है, एक नाम दिया गया है, उससे इसको क्यों जोड़ा जाता है? क्या भारत के नाम से? नहीं, ये कौन जोड़ रहा है जी? ये तो विपक्षी नहीं जोड़ रहे हैं, ये तो सरकार जोड़ रही है ना। सरकार को पता नहीं उस बात से क्या एलर्जी है भाई। वो तो NDA मतलब जो है वो डाट करके बना है। इंडिया पूरा बोलने में जरूर इंडिया लगता है, जैसे NDA बोलते हैं या इंडिया बोलते हैं, मतलब देखिए अलग अलग चीज़ है। लेकिन इनसे पता नहीं इतनी नफरत क्यों है, क्या मुझे समझ नहीं आता। वो तो इंडिया है ही है, इंडिया अगर जीतेगा तो इंडिया ही जीतेगा, उसमें तो दो मत नहीं है। लेकिन सवाल उस बात का है कि इनको पता नहीं किस बात का भारत चेंज करे। भारत तो हमारा पुराना भारत नाम है, उसमें दो मत नहीं है। लेकिन इंडिया भी जो है उसमें संविधान में लिखा हुआ है भारत इंडिया, जो भी है संविधान के तहत अगर नाम बदलते हैं तो इतनी जल्दी में और एकदम से ये करने की जरूरत क्या है भाई, मेरे की बताइए। ये तो गलत बात है ना सब। देखिए नाम तो धीरे धीरे बदलते जाते हैं। कल तो हिंदी में रखना है नाम, तो सबका नाम हिंदी में बदलते चले जाएं, उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा कह के जी। अब जैसे मान लीजिए कप प्लेट है, ये भी तो अंग्रेजी नाम है, इसको भी बदल देना चाहिए जी। लोहपथगामिनी जो रेलवे का नाम है उसको भी बदल देना चाहिए, मतलब सब चीज़ तो बदल देना चाहिए ना जी जी। इंडियन रेलवे बोलते हैं तो उसको भारतीय रेल बोले, वो अलग चीज है। बट देखिए उसमें नाम तो लिखा भी जाने लगा है। देखिए उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं है, लेकिन इस तरीके से करना उचित नहीं है। उससे जोड़ के इसको देखना ये ठीक नहीं है जी। वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह। भारत जो है बहुत बड़ा विशाल देश है, उसको उससे इससे जोड़ने की तुलना नहीं करनी चाहिए। अब इसमें ये भी आता है ना कि सुरेंद्र भैया कि अंग्रेज जो बीज बो गए थे हमारे बीच में, कि कल इनके बीच में वैमनस्यता के कारण बनेगा, कहीं ना कहीं अंग्रेज सफल होते हैं अगर हम इस तरह की बातों को लेकर। बताइए मेरे को, जब ऐसी भावना थी, ऐसी चीज थी, तो 10 साल पहले ही कर देते। आज इंडिया बनने के नाम रखने के बाद में जो है विपक्षी आज ही क्यों ये सब चीजें याद आ रही हैं? ये तो 10 साल पहले याद नहीं आया कि ऐसे मतलब रखना चाहिए था, हम लोग अच्छा करते हैं कितना भारत से शुरू से हम बोलते हैं हाँ भाई ये भारतीय नाम रखना है। तो चीज़ करते नाम बदलने से कुछ नहीं होना है, लेकिन जो चीज़ लोगों के दिल में बसी हुई है वो बसेगी ही। वो इंडिया बसा है तो बसा रहेगा, भारत भी बसा रहेगा। भारत नाम पुराना भारतवर्ष है, इसमें दो मत नहीं है। खैर भारत माता की जय बोलती है, इंडिया माता की जय नहीं बोलते। भारत माता की जय बोलते हैं। भारत माता धरती माता हमारी माता है, उसमें तो कोई बहुत दो मत नहीं है। इसलिए जो ये नाम इनको पता नहीं सत्ता पक्ष को क्या चीज़ की एलर्जी है, ये समझ नहीं आता किस चीज़ के बारे में।
तो इनको तो नाम से चिड़ नहीं होनी चाहिए। इंडिया भी तो इंडिया ही का हिस्सा है ना, वो तो पार्टी है। जी जी जी। गठबंधन का नाम रखा हुआ है जी। इंडिया का डायरेक्ट नाम नहीं रखा, मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन उसका फुल फॉर्म तो दूसरा है, लेकिन इंडिया शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। जी 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 जी। चलिए अब इसको यहीं छोड़ते हैं। एक और विषय है, चुनाव के लिए 2 साल से कम बचे हों और सरकार गिर जाए तो सर्वदलीय सरकार बनाई जा सकेगी, ऐसा कहना विधि आयोग का कोविंद कमेटी, यानी जो चुनाव लोकसभा के और विधानसभा के एक साथ हों इसका अध्ययन करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक दल का गठन किया गया, एक कमेटी का गठन किया गया। उसने जो सिफारिश की है, उस सिफारिश के आधार पर कहा जा रहा है कि 2 साल अगर बचा रहेगा किसी सरकार का तो वहाँ सर्वदलीय सरकार बना देंगे। तो जिसकी सरकार रहेगी वो विवाद नहीं करेगा, ये तो भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, किसी की भी हो। वो तो पॉसिबल नहीं है। जिसके पास वो रहेगा, वो सरकार गिर गई है तो दोबारा बनाने का प्रयास करेगा। तो सर्वदलीय बना के आप चला सकते हैं। देखो, सर्वदलीय नहीं बन सकती, ये तो बात सही है। सर्वदलीय कैसे बनेगी सरकार? या तो फिर राष्ट्रपति शासन लागू जी, या तो राष्ट्रपति शासन लागू, राष्ट्रपति शासन के तहत किया जाए, और इतना लंबा राष्ट्रपति शासन खींचा भी नहीं जा सकता। जी जी जी। इसमें दो मत नहीं है। नहीं, 6-6 महीने करके 6-6 महीने करके स्टैंड करते हैं, लेकिन शांति व्यवस्था जहाँ शांत इलाका है, खाली पॉलिटिकल के कारण जो है अशांत हो जाए, ऐसा नहीं है ना। तो इसके पक्ष में तो है ना आपकी पार्टी और आप लोग कि हाँ एक साथ विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव होने से बहुत सारे खर्चे बढ़ते हैं। नहीं, खर्चे देखिए, एक चीज बताए, ये आज चुनाव करा रहे हैं एक दिन का, और एक दिन बाद दूसरे का चुनाव करा रहे हैं, तीसरे दिन का चुनाव करा, ये तो चीज गलत है। आज बताइए क्या सियोरिटी है कि इसके नाम के दोनों विधानसभा और लोकसभा का क्या हो जाएगा, कल सरकार नहीं गिरेगी? जी, ये भी देखिए, बहुत कुछ सोच समझ के चलना पड़ता है देश के लिए, देश के हित में। ठीक है, एक साथ होने में कोई बुराई नहीं है, जो सरकारें बची हुई हैं वो अपना जो है इसका अलग करे, ये नियत साफ हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। सवाल उस बात का कि जिन प्रदेशों में इनकी सरकारें हैं वो, उनका अगर कालेकाल बचा हुआ है, वो क्या हटाएंगे सरकारों को? कोई ऐसा नियम लाएं जिससे कि एक साथ चुनाव हो सके। पहले भी होता था, आज तो 70 तक तो चला था। 70 तक चला था। 70 में जो था, इसका नाम कोई ये भी नहीं जानता था 70 से पहले कि सांसद कौन है। देखिए, मैं बताऊं आपको, विधानसभा के साथ साथ लोकसभा की सीट लग जाती थी, चले जाते थे लोकसभा में सांसद जी। ऐसा सिस्टम था पहले, लेकिन अब जो है इसके 70 के बाद में जो चुनाव हुए तो उसका लाभ सबसे ज्यादा तो कांग्रेस ही उठाई होगी, क्योंकि देखिए सत्ता में तो वही थे। नहीं, देखिए वो तो देखिए, शुरू में जब चुनाव आयोग लागू हुआ, सुशील चंद्र जी की व्याख्या पढ़ रहा था, उन्होंने कहा पहले जो था चुनाव जब 57 में करवाया गया मेरे से, तो उस समय देखा मैं क्लियर कट आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा था। एक तब बोले जो शाम के टाइम जैसे होते ना, बोले भाजपा वाला इधर चल जाए, कांग्रेस वाला इधर चल, दूसरी पार्टी वाला अलग अलग लाइन लगी हुई थी। तो बोला मैं देख के दंग रह गया, लेकिन कोई समय नहीं था उस समय। तो लोकतंत्र की शुरुआत थी हमारे यहाँ, और जो बहुत अच्छा था। अब तो उसका सिस्टम बदलते जा रहा है, अच्छा होते जा रहा है, इसमें दो मत नहीं है। जी जी जी। और लोग भी समझ रहे हैं कि भाई क्या करना। देखिए, किसी चुनी हुई सरकार को आप गिरा दोगे, दूसरी सरकार बना लोगे, क्या लोगों के दिल में बसता है क्या? ये कभी नहीं बसता। भले ही वो आपको कुछ ना कहें, वो अलग चीज़ है, ना बहुमत ला सके। इंदिरा गांधी जी ने एक बार गिराई थी, तो उसके बाद में आज तक वहाँ सरकार नहीं बन पाती है। देखिए हम सोच के नुकसान होता है। बहुमत की सरकार को आप गिरा के जो है अपने राष्ट्रपति शासन लागू करके या दूसरी सरकार बना के करेंगे तो नहीं। तमिलनाडु में जिसकी एनटी रामाराव को, तो उस समय के बाद से कहाँ कांग्रेस वहाँ पर आई? जी जी जी, स्वाभाविक है, लोगों के दिमाग में आ गया, आ जाएगी भाई, ये गलत है। गलत तो गलत है। देखिए, चुनी हुई सरकारों को गिराना ये गलत है। फिर जब चुनी हुई सरकारों को आप गिरा रहे हो तो फिर ये कहिए कि लागू करने का क्या मतलब है? हाँ, कुल मिलाकर इस पर चर्चा अभी चल रही है, पूरे देश में चर्चा हो रही है। हो सकता है सर्वदलीय बैठक कराएं और उसमें फिर बातें आए, या सभी दलों से कहें कि भाई आप लोग अपना अपना सुझाव दीजिए, देश हित में जो हो उसको हम सब मिलकर के कोई निर्णय ले। इस तरह का माहौल अगर बनेगा, देश हित का मामला हो तो कोई बात है, सब मिलकर करें जी। और अपने हित में निर्णय लेना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। नहीं, अपने हित में तो कोई निर्णय लेना उचित नहीं कहा जा सकता। राष्ट्र हित में निर्णय हो तो देखिए, पार्टी तो कांग्रेस भी चाहती है, सभी पार्टियां चाहती है कि एक साथ चुनाव हो जाए, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। एक नियम बन जाए, सबके लिए एक बराबर नियम बन जाए, उसके बाद में जो लग जाए जी। एक खबर और जो बड़ा विचलित करती है कि हमारा पड़ोसी मुल्क, चाहे श्रीलंका हो चाहे पाकिस्तान हो, मुफ्त में बांटने के चक्कर में वो कंगाली के कगार पर जा खड़ा हुआ है। पाकिस्तान की दशा हम लोगों को पता है कि वहाँ आज की तारीख में साधारण व्यक्ति कैसे जी रहा है, कई बार खबरें उस तरह की आती। श्रीलंका की भी हालत कैसी है, इससे हम सब वाकिफ़ हैं। ये दो राष्ट्र हमारे लिए सबक हैं। आज की तारीख में जहाँ भी चुनाव हो रहा है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, मिजोरम हो, तेलंगाना हो, यहाँ पे जिस तरह की मुफ्त की रेवड़ी बांटने की बात हो रही है। खबर है ना, राजस्थान कांग्रेस का वादा, हर साल महिलाओं को 10,000 रुपये देंगे। भारतीय जनता पार्टी का जहाँ शासन, वो कह रहे हैं कि हम आपको महिलाओं के लिए इतना हर महीना देंगे।
अरे ये राजनेता जो शीर्ष पे बैठे हुए हैं, क्या ये अपनी जमीन बेच के ला के देंगे? आखिर कहीं न कहीं ये राष्ट्र का नुकसान तो है। नहीं, क्या प्रलोभन दे देकर के वोट तो हासिल कर लो और उसके बाद आपके पास स्रोत है अभी जो राजस्थान में कांग्रेस ने किया, कहीं की भी बात कर रहा हूं, कहीं की बात है, मतलब जो भी किया अगर वो जनहित में है तो पब्लिक उसको चॉइस करेगी, नहीं होगा तो पब्लिक जो है तो पब्लिक तो लालच में आ ही जाती है भाई साहब। नहीं, देखिए ऐसा लालच में तो आती है। अब देखिए, एक बार आएगी, दो बार आएगी, हर बार नहीं आएगी ना। पब्लिक जो है बहुत समझदार है। अब तो चल गया ना ये धान की, वो धान का बढ़ा दिया जाए और किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाए। देखिए तो किसानों का कर्ज माफी इसलिए जरूरी है क्योंकि किसान जो है साहूकारों को चंगल से निकल ही नहीं पा रहा, सोसाइटी के चंगल से निकल ही नहीं पा रहा। जब तक उसकी माली हालत ठीक नहीं होगी तब तक फसल का मूल्य तो चुनाव में क्यों याद आता है? नहीं किया, कांग्रेस ने पहले भी किया, आज भी सब जगह की बात, सब जगह कांग्रेस। नहीं, देखिए यहाँ भी किया है, वहां भी किया, मध्य प्रदेश में भी तो कहते हैं हमने भी किया है। कहाँ किया? भाजपा की सरकार है। नहीं, उन्होंने तो कांग्रेस ने पहले जो किया, बाकी किसी दूसरे से कर्जा माफ नहीं किया। कर्जा माफ कुल मिलाकर हम लोगों को किंकरत विमूढ़ कर रहे हैं या उनको कोढ़ी बना रहे हैं कि हम आपको ये चीज मुफ्त में देंगे, ये चीज मुफ्त में देंगे, चाहे केंद्र की सरकार हो। उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार आपको देंगे हर साल। क्या हुआ? अब आप वोट तो हासिल कर लिए और उसके बाद आप किसानों को देना शुरू कर दिया कि हर साल आपको इतना हम पैसा देंगे। आखिर पैसा अच्छा, एक चीज बताइए, किसानों को पैसा देना शुरू कर दिया हमने, बोनस का पैसा दे रहे हैं जी। हमने वादा किया था कि हम 2500 रुपये आपको धान का कीमत देंगे जी। उसमें केंद्र सरकार ने अड़ंगा डाल दिया कि आप जो समर्थन मूल्य से ज्यादा दोगे आपको पैसा नहीं देंगे। तो उसको हम लोगों ने 10,000 रुपया जो है पर एकड़ के हिसाब से किसानों को एक्स्ट्रा बोनस दे दिया जी। तो हम तो किसान के भले के लिए सोच रहे हैं ना। किसान की आप देखिए, सही फसल लगा के उसको मिलता क्या है? किसान को तो कुछ नहीं मिलता ना। किसान सुरेंद्र भैया, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने शुरू में कहा कि आप बड़े समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते अगर कांग्रेस का कोई नीति उसकी गलत भी होती तो भी आप उसको गलत नहीं कहते, क्योंकि आपकी समझ में यही, आपके नजरिए में यही रहता है कि जो कुछ हो रहा है वो सही है। मैं सबकी बात कर रहा हूं। अरे सबकी बातें, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, कम्युनिस्ट, सारे दल। आप एक चीज बताइए, मुफ्त में रेवड़ी बांट करके कितना दिन तक आप सरकार चलाओगे? जाइए ये योजना जैसे मध्य हम बांटे तो उसको रेवड़ी कहें। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सबकी। ये तो एक नियम देखिए, नियम तो बन नहीं सकता। देखिए कितना भी कोई नियम बनाने वाले भी तो उसी में बैठे हुए हैं, कहाँ से नियम बनेगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई है, उस पे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ही निर्णय लेगा तभी होगा। नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट होगा तभी निर्णय होगा, क्योंकि आप जो है कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे कि आपको जो है वो उसमें जाना पड़े। क्या नाम है, आपको लोगों को प्रलोभन दे के आप वोट नहीं ले सकते। देखिए आज चुनाव इतना महंगे हो चुके हैं कि पूछिए मत। देखिए एक जमाना था जब साला 10 रुपये 20 रुपये में पोलिंग सेंटर में घर से खाना लेके जाते थे और उसको मैं आपको बताया, हमारे वो तो बहुत दूर की बात नहीं है। 80 के चुनाव में भी हम लोग जो 20 रुपये के हिसाब से पोलिंग सेंटर में देते थे ताकि चाय पानी नाश्ता जो बनता था। तो आज तो पैसे का खेल हो गया पूरा। तो इसमें गरीब आदमी चुनकर जाएगा कहाँ से? वो ठीक है, पार्टियां कहाँ चुनेंगी? लालच हमने देना शुरू कर दिया तो लोग भी लालची हो गए। लालची तो होंगे, जो मिल रहा है। जब आप मुफ्त में दे रहे हैं तो उनको लगता है कि सबको मिल रहा है, हम भी लेंगे। नहीं देखिए, हाँ वो तो मिलता है सबको, लगा है कि देखिए जहाँ तक एक सवाल देखिए, वेलफेयर की सरकार होनी चाहिए। टैक्स जो वसूली होता है, टैक्स वसूली में वेलफेयर में खर्चा होना चाहिए, रेवड़ी में खर्चा नहीं होना चाहिए। जी जी। लेकिन यहाँ तो रेवड़ी में ही खर्च हो रहा है ना, सब तो वही कर रहे हैं। सभी दल की बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं ठीक है, रेवड़ी भाई देखिए, रेवड़ी में जो खर्च होगा वो गलत है, लेकिन जो वेलफेयर की सरकार है वो जब कम से कम, देखिए अब जब हम लोग 2003 में छत्तीसगढ़ बना था तब कांग्रेस की सोच थी कि कुछ समय के बाद हम लोग टैक्स फ्री राज्य कर घोषित कर देंगे। हाँ वो कहते थे लेकिन कारण क्या है, उसके बाद ये सरकार आ गई, उसके बाद में और ज्यादा महंगाई। तो मुफ्तखोरी है, कहने में कोई संकोच नहीं। मैं कांग्रेसी और भाजपा ही नहीं हूँ, लेकिन कहने में कोई संकोच नहीं। अजीत जोगी जी ने जिस तरह से स्थापना व्यय कम किया था, पूरे भारत में सबसे ज्यादा स्थापना व्यय छत्तीसगढ़ का था। जैसे ही बात, वो सारी चीजों पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। तो आप जब खर्च कम कर लोगे तो स्वाभाविक है कि आप ज्यादा लाभ दे पाओगे लोगों को। आप इधर खर्च भी बढ़ाओ और इधर लोगों को देने की बात करो तो आखिर आएगा कहाँ से? खर्च कम करके तब आप दीजिए ना। यहाँ खर्च भी बढ़ा लो और देते भी रहो तो आखिर में आपके ऊपर राजकोषीय घाटा बढ़ता जाएगा। आज छत्तीसगढ़ के ऊपर कितना कर्ज है ये भी विचार करने की जरूरत है राजनेताओं को, चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे भूपेश बघेल जी हो, या कोई भी हो। अब इसकी जहाँ तक इसका यहाँ का सवाल है कि कर्ज जो है, कर्ज वेलफेयर के लिए लिया गया या किसी चीज के लिए गया छत्तीसगढ़ सरकार ने। जब 2014 में कांग्रेस की सरकार छोड़ के गई, इसमें 50,000 करोड़ रुपया था, जो भी था कर्ज था। आज 150 करोड़ है, 3 गुना 4 गुना कर्ज देश के ऊपर बढ़ गया जी। तो ये जब इतनी अच्छी सरकार चल रही है तो फिर ये देश कर्जा क्यों बढ़ रहा है? कर्जा वेलफेयर के नाम से, मतलब देखिए जो वेलफेयर थोड़ा बहुत करना चाहे या मुफ्त की रेवड़ी बांटने में ही ये कर्जा चढ़ा है।
जी। तो ये नुकसान तो है देश का, इसमें जो देश आज विकास कर रहा है उसमें लगा है कि बिल्कुल बिल्कुल, ये मुफ्त की रेवड़ी बंद करना पड़ेगा, और इसके लिए कहीं ना कहीं हमें आपको जागना नहीं, पड़ेगा आम कि जनता जब आप- तक नहीं जागी तब तक ये हो नहीं भाई। कोई देने आया तो मत लीजिए ना। जी जब आप खुद लेने को आगे अपना हाथ आगे बढ़ागा तब तो वही तो अब होगा ना। हाँ, लेकिन वो जैसे बकरा बेचने वाले करते हैं, कड़क कड़क नोट निकाल के दिखाते हैं। मैं कई बार इस उदाहरण को देता हूँ। बचपन में हम लोग देखते थे उसको कि बकरी ले गए बाजार में बेचने के लिए, तो कसाई जो होता था ना, वो कड़क कड़क 2 का और 5 का नोट, ऐसे खत्म होने वाला है पैसा, जल्दी बेचो। 100 की बकरी 50 में बेच के चला जाता था आदमी, लालच में आ जाता। तो वही तो होता है कि चुनाव में हर रोज आपके दरवाजे के सामने अगर शराब लेके लोग खड़े रहेंगे, पैसे लेके खड़े रहेंगे, तो आखिर कब तक वो अपने धैर्य पे नियंत्रण कर पाएगा? कहीं ना कहीं उसको भी लगता है कि चलो यार, 5 साल में 1 बार तो 2 बार तो आते हैं लोग, चलो कुछ लाभ ले लिया जाए। लेकिन ये दोनों के लिए नुकसानदायक है। हमारी पीढ़ियों को कर्ज में लाद रहे हैं राजनेता, ये समझने की जरूरत है। चलिए, भाजपा कांग्रेस के 90 प्रत्याशी थे, 47 सीटों पर दिग्गजों के सामने आए नए लोग, इस पर भी चर्चा कर लें। अब खबर है ना, राजनांदगांव में रमन सिंह के सामने गिरीश देवांगन, लोरमी में अरुण साहू के सामने थानेश्वर साहू, जांजगीर चांपा में नारायण चंदेल के सामने व्यास कश्यप, रायपुर दक्षिण ब्रिजमोहन अग्रवाल महंत राम सुंदर दास से लड़ेंगे, धर्मलाल कौशिक बिल्हा से, इनके खिलाफ सियाराम कौशिक तो पहले भी लड़ते थे, विजय बघेल को लड़ा दिया गया है भूपेश बघेल जी के सामने, राजेश अग्रवाल, टीएस सिंहदेव, ये बड़ा नाम अभी कल आया है, भाजपा ने जो सूची जारी की उसमें पता लगा कि राजेश अग्रवाल कल तक टीएस सिंहदेव के राइट हैंड हुआ करते थे, अब वो भाजपा में शामिल होकर के उनके विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरह की खबरें हैं। ये राजनेताओं के समक्ष किसी दमदार व्यक्ति को खड़ा कराने का, या जो दावेदार होते हैं मुख्यमंत्री के या बड़े चेहरे होते हैं उनके सामने किसी ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दो जहां वो उलझ के रह जाए, बाहर जा करके प्रचार न करे। ये रणनीति सभी दलों की होती है। तो कांग्रेस ने भी अपनाई है, भाजपा ने भी अपनाई है। कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं, कांग्रेस ने अपने काम के आधार पर वोट मांगना है। नेता कोई भी खड़ा हो, हमारे सामने जो खड़ा है वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि भाजपा का है, हम कांग्रेस के हैं। सीधी सी बात है, हमने जो कैंडिडेट किया हमारा मजबूत है, और इनको तो कैंडिडेट नहीं मिलते ना। ये तो हमारे यहाँ से कोई जाता है, भैया आ जाओ ले लो, ये हमारी पर टिकट ले लो, हमारी टिकट ले लो। अब जैसे राजेंद्र अग्रवाल को आप बता रहे हैं, वो तो हमारी टिकट दे के देना, हमारे यहाँ से जो निकलता है वो नेता है। हमारे यहाँ का कार्यकर्ता जो है पूरा मेहनत से काम करता है। कल भी कांग्रेस की सरकार थी, आज भी कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेसी सब तो कांग्रेस सत्ता में बैठ गए हैं कहीं के, तो ऐसे थोड़ी ना सरकार चलती है। लेकिन छत्तीसगढ़ के इधर अगर हम चले जाएं अपने पुराने मध्य प्रदेश में, जी। तो मध्य प्रदेश में तो दृश्य है क्या कि कांग्रेस के लोग भाजपा की टिकट मांग रहे हैं। देखिए, टिकट तो ये थोड़ा भागम भाग तो हर जगह मांग रहे हैं। देखिए, अब क्योंकि कांग्रेस की टिकट, ये तो पार्टियों को डिसाइड करना है कि वो कितने काबिल है, कितने काबिल नहीं है। कांग्रेस से जो नेता चुन के जाता है, ये जार के जाता है, उसको तो टिकट मिल जाती है, क्योंकि वहाँ कांग्रेस में वहाँ कोई नेता नहीं है। यहाँ पर जो है इसके नाम का कोई आता है तो उसे सोच समझ के टिकट दिया जाता है कि अब इसकी निष्ठा जो है कैसी कांग्रेस भाजपा में है, या इसकी निष्ठा कांग्रेस में है, उसको दिया जाता है। जी, लेकिन आपकी पार्टी में जैसा भी महाहो मचा हुआ है, बृहस्पति सिंह सिंहदेव को दिगंबर करने में लगे हुए हैं कि ये जानबूझ करके कांग्रेस को हराना चाहते हैं, तो नाम भी ले रहे हैं कि देखो रमन सिंह के सामने गिरीश देवांगन को खड़ा कर दिया गया है, जो दूसरे क्षेत्र से आए, उनका मामा गांव है, तो वहाँ क्या कर लेंगे। ये तो मतलब कुल मिलाकर उनका आरोप है कि भाजपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। अरे वैसे पॉसिबल कैसे हो सकता है, आप बताइए ना मेरे को, कैसे मिल के लड़ सकता है? ये तो गलत चीज है जी। लेकिन बोल तो रहे नहीं, आपकी पार्टी के दमदार नेता थे। कल तक तो टीएस सिंहदेव के विरुद्ध जब कहते थे, देखिए एक चीज बताया आपको जी, जब तक पार्टी में है तब तक दमदारी है जी। पार्टी में रह के विरोध करते हैं वो अलग चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके नाम के पार्टी के खिलाफ कोई काम करेंगे कि जी 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 जी। जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन जो है, हाँ, अब अभी तो बोल रहे हैं। नहीं, देखिए अभी हर आदमी को बोलने का क्या, हमारा प्रजातंत्र है, हमारा मुंह किसी का बंद नहीं किया जाता ना। हमारे यहाँ किसको बोलता है? भाजपा कोई नेता बोल के बता दे तो अपनी सरकार के खिलाफ हम मान जाएंगे, उसकी बात को नहीं बोल सकते। नहीं, एक भी आदमी बोल के बता दे तो कहते हैं हमारी अनुशासित पार्टी है। अनुशासित का है, अनुशासन का है, डंडे इमरजेंसी में जैसे कोई नहीं बोल सकता था, वैसे अभी भी कोई नहीं बोल सकता उनके यहाँ। हम लोग क्या था, कार्यकर्ता पार्टी के खिलाफ खुलकर विरोध करते हैं, खुल के बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है, पार्टी में बोलने की आजादी, भैया आप कुछ भी करो। हाँ, लेकिन जब चुनाव होता है तब एक मिलकर जड़ते हैं। जैसे हमारे अभी जयसिंह जी खड़े हो गए हैं, तो इनके खिलाफ में कोई माहौल नहीं, सीधा जो है जयसिंह के क्यों सपोर्ट करना है, खत्म सीधी बात। पार्टी का भी सपोर्ट करना है, मतलब करना है जी। चलिए उस पर आएंगे हम। कोरबा की खबरों की जानकारी आपको दे दें। आज भी अखबार अगर हमारे सामने सब होते, 1-2 अखबार जो हैं उनमें सब में राजनीतिक खबरें तो है ही हैं, और साथ में अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने दशहरा मनाया, तो चूंकि दशहरा के दिन अखबार बंद रहते हैं, प्रकाशन उनका नहीं होता, इसलिए दूसरे दिन वो अखबार नहीं आते। तो वो जब अखबार आता है तो फिर उस दिन वो दशहरा की भी खबरें उसमें छपी होती हैं, वो खबर सभी अखबारों में लगी हैं।
और राजनीति से जुड़ी खबरों की जानकारी ले लें आप। कटघोरा से भाजपा प्रत्याशी प्रेमचंद आपके डिक्सेना ने नामांकन किया जमा, इस हेडिंग से खबर छपी है और ये खबर हम कल से आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा और भी राजनीति से जुड़ी खबरें हैं। तमिलनाडु जाने निकली युवती का 6 महीने बाद नाला में मिला शव, हत्या की आशंका, एक खबर ये भी है। आगे जा रहे ट्रेलर में बाइक घुसी, 3 लोग बाल बाल बचे। एसईसीएल का डेली प्रोडक्शन लक्ष्य 4 लाख टन से ज़्यादा। पति से मारपीट की लिखाई थी रिपोर्ट, समझी ने किया गईती से हमला केस। ये बांगो थाना के अंतर्गत एक गांव का मामला है। महिलाओं ने सिंदूर दान कर दी मां जगत जननी को विदाई। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा मना, अहंकार रूपी रावण का जगह जगह दहन। बिजली बनाने की दक्षता से डिमांड अधिक, इसलिए खरीदनी पड़ रही महंगी बिजली। चुनाव ड्यूटी में बीपी शुगर के मरीज को दवा रखने की दी सलाह। आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का डेमो के माध्यम से दी जानकारी। कर्मियों को मुफ्त इलाज की मिलेगी सुविधा। ये खबरें कोरबा से जुड़ी हुई हैं। कटघोरा से भाजपा प्रत्याशी प्रेमचंद आपके डिक्सेना ने नामांकन किया जमा, राजनीति से जुड़ी खबर है। और इस बार व्यवस्था इस तरह की कर दी गई है कि ठीक है, व्यवस्था कोई भी की जाती है तो उसका हम लोग भी साथ देते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ी असुविधा होती है। पहले क्या होता था कि जब कोई नामांकन पत्र जमा करने जाता था तो मीडिया के लोगों को वहाँ तक जाने की इजाज़त थी। कुछ लोग जाते थे, अलग अलग ग्रुप बना दिया जाता था और वहाँ से वीडियो बना के या फुटेज तैयार करके बाहर आते थे, अपने साथियों में तकसीम कर दिया करते थे। अब वो ऐसा नहीं हो रहा है। अब तो सीधा सीधा जनसंपर्क के लोग फ़ोटो खींचते हैं या वीडियो बनाते हैं, वो बाहर आके लोगों को देते हैं तो बड़ा विलम्ब हो जाता है। इसलिए हम लोग आप तक खबरें पहुँचाने में ज़रा लेट हो रहे हैं। अब जिला निर्वाचन अधिकारी की व्यवस्था ऐसी, तो उस व्यवस्था में हम लोग भी साथ दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी असुविधा होती है। अब मैं इस खबर की बात करूं, कटघोरा से भाजपा प्रत्याशी प्रेमचंद, इन्होंने कल नामांकन दाखिल कर दिया, लेकिन अभी ये पता चला है कि कल यानी 27 तारीख को भाजपा के चारों प्रत्याशी एक साथ नामांकन दाखिल करेंगे। आज कांग्रेस के प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, उसमें चारों विधानसभा क्षेत्र के लोग होंगे। तो जैसे प्रेमचंद ने कल भर दिया, वैसे ही कांग्रेस के कटघोरा प्रत्याशी पुरुषोत्तम कंवर जी ने भी 2 दिन पहले ही आकर के जमा कर दिया था फार्म। यानी एक उनका तय है कि भाई अपने जो ज्योतिषीय गणना है या अपने जिनको वो मानते जानते हैं उनसे मिले निर्देश के बाद एक तिथि तय करते हैं, उसमें जाके भर देते हैं लोग फार्म। और उसके बाद एक होता है कि चलिए सब शक्ति प्रदर्शन मिल करके करें और जा करके फिर से एक नामांकन पत्र और जमा कर दें। तो आज यही होगा। कांग्रेस का आज बड़ा प्रदर्शन कोरबा में है। प्रदर्शन से आशय प्रदर्शन को दूसरे रूप में लिया जाए, बल्कि उसको इकट्ठा करके लोगों को, समर्थकों को, और आज वो जाएंगे नामांकन दाखिल करने। क्या लग रहा है आपको? अब कोरबा की बात कर लें थोड़ा। देखिए एक चीज बताएं आपको, जहां तक आपने बोला कि इसका नाम क्या कटघोरा प्रत्याशी ने समय से सब, देखिए 3 फॉर्म जमा करने के रहते हैं जी। एक अपने से करते हैं, एक जो है सामूहिक रूप से जो पार्टी निर्देशित करती है, चारों प्रत्याशी एक साथ जाएंगे के। उससे क्या होता है, पार्टी में एकता, एक कार्यकर्ता एक दूसरे क्षेत्र के लोग मिलते हैं और मिलो कार्यकर्ता जाके जो है बहुत बड़ी रैली के रूप में इसको जो है भरते हैं अपना। किसी भी पार्टी की हो, चाहे हमारी पार्टी की हो, चाहे दूसरी पार्टी की। आज भी जैसे अब जयसिंह भाई जी के साथ में जो तीनों विधायक जो जाएंगे तो बहुत बड़ी रैली निकलेगी। तीनों प्रत्याशी जाएंगे तो बहुत बड़ी रैली निकलेगी, बहुत बड़े लाएंगे। इससे क्या कार्यकर्ताओं में एक उत्साह जागृत होता है कि हाँ भाई हमारे प्रत्याशी ने बड़ा है। और जहाँ तक अलग अलग भरने का है तो अलग अलग भरते ही हैं, उसमें दो मत नहीं। एक आध कोई सीन रख दिया, किसी ने डेट के हिसाब से भर दिया और सब जाके एक साथ में मिलके भरना का है। 3 फॉर्म जमा करने रहते हैं। मतलब हकीकत में वो समय जो पहले उनका भरने का रहता है वो अपनी मान्यता के आधार पे भर लेते हैं। जब तक भरना वही होता है। यहाँ दो चीज, पार्टी का उस समय पार्टी का निर्देश नहीं आएगा, बाद में निर्देश आया होगा तो इसलिए भर दिए। मतलब जैसे पार्टी निर्देशित करती है कि आप चारों एक 30 तारीख को जाके भर दीजिए तो भर देते हैं उसमें। नहीं, ये भी होता है ना कि जैसे अभी 3 दिन पहले डॉक्टर चरणदास महंत जी ने सख्ती से नामांकन दाखिल किया, तो पहला नामांकन वो तकरीबन 11:30 बजे के आसपास जाकर के दाखिल करके आ गए थे। बाद में 1:30 पौने 2 बजे जब मुख्यमंत्री आए तो उनके साथ तो ये सबका अपना मुहूर्त है और मुहूर्त के हिसाब से, हाँ ठीक कहा आपने, मुहूर्त के हिसाब से वो भर दिया करते हैं। और बाद में एक होता है कि चलो भाई अब सबके साथ भी जा करके सबके साथ करके आ जाए, लोगों के बीच में मतलब एक सौहार्द वातावरण में जो चलता है, माहौल में हर जगह कार्यकर्ता मिलते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, ताकत का एहसास होता है, लोग उत्साह से काम करते हैं। एक और इसी में अब चर्चा कर लें कि एक नाम आ रहा था अजीत जोगी के सुपुत्र अमित जोगी का कि कटघोरा से चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ त्रिकोणीय संघर्ष हो जाएगा। तो ऐसी कोई खबर है आप लोगों तक? देखिए एक चीज बताएं, हालांकि खंडन भी उन्होंने कर दिया है, ऐसा पता लगा। एक चीज आपको क्लियर बता दें, पुरुषोत्तम कंवर के आगे
कोई दूसरा प्रत्याशी टिक नहीं सकता। ये बात कोई खड़ा हो, हमको क्या लेना देना भाई, हमारा प्रत्याशी खड़ा है, मजबूत है, और आगे जो है कौन आता है उसको तो हमको, हमारे लिए सब बराबर है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जोगी कांग्रेस हो, जो भी आता है वो सब उसमें तो दो मत नहीं है। कोई खड़ा हो जीत हमारी ही होगी, इसमें दो मत। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि इनकम्बेंसी काम करेगी इस बार वहाँ। कैसे करेगी? मेरे को बताइए, क्या काम नहीं हुआ कि उस क्षेत्र में? क्या लोगों को काम नहीं? देखिए कौन बोलता है, खाली हम जिन 4 लोगों से मिलते हैं उन लोगों से पूछते, गांव में जाके पूछिए कैसे क्या वातावरण है, क्या योजना लागू नहीं किया, कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हुआ, गांव के लोगों से क्यों नहीं मिला, किसके रिश्तेदार क्या नहीं, किसके पार्टी में नहीं गया, किसके मरने जीने पे नहीं गया। विधायक लोग देखिए बहुत एक्टिव है, वो भी है हमारे यहाँ। तो जैसे दुख इनका तो हाई है कि हर जगह जाना ही मतलब रहता है, हर दुख सुख में हर जगह पहुंचते ही हैं। तो यही मैंने लोग देखते हैं विधायक के लिए, हमारे दुख सुख में पहुंच जाए उतना बहुत है। कोई आदमी काम लेके गया, उसका काम हो गया, खत्म, सीधी बात। पुरुषोत्तम ने ऐसा कोई काम नहीं जो इसका नाम ना किया हो, हर तरीके से काम उन्होंने किया है। लोग कह रहे हैं तानाखार में आप लोगों ने कमजोर प्रत्याशी उतार दिया है। किसको? दिलेश्वरी कंवर को। जनपद अध्यक्ष है हमारे श्रीमान जी, जनपद अध्यक्ष है, उनकी ताकत को आप अंदाज में नहीं, जब आपको वोटिंग होगा तब आपको मालूम पड़ेगा। पार्टी की ताकत को आप चैलेंज मत करिए। कोई कांग्रेस में, यहाँ देखिए कोरबा जिले में तो पार्टी की ताकत को आप चैलेंज कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ चारों की चारों सीटें जो है कांग्रेस की जाएंगी। राठिया समाज में, राठिया जो क्या नाम है अपना, जो फूल सिंह राठिया जी खड़े हुए हैं, वो भी देखिए बहुमत से जीतेंगे। देखिए ज्यादा डिफरेंस भला ही ना रहे उसमें रहे, लेकिन जीत उनकी निश्चित रूप से। तो यहाँ क्या बिल्कुल क्लियर कट लाइन रहती है रामपुर क्षेत्र में। तो जिनको टिकट नहीं दिए हैं वो लोग भी तो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। देखिए एक चीज बताइए, जिनको टिकट नहीं दिए तो हर बार करते हैं, इस बार करेंगे तो इस बार मैं कर रहा हूँ, तो आप कर रहे थे। तानाकार में विधायक ही बदल दिया। विधायक बदला, कोई कारण होगा बदला होगा। देखिए सर्वे के हिसाब से या उसके हिसाब से हमने बदला है तो सही बदला है, क्योंकि उसमें दो मत नहीं है। ये लोग जो उस तरीके से चलते हैं तो उस तरीके से चलना नहीं। धमकी राम कंवर जी के विरुद्ध जिनको आपने खड़ा किया है उसमें भी ये कहा जा रहा है कि वो थोड़ा सा नाराजगी उनकी है, और बीच में वो जाके प्रदेश स्तर पर भी उन्होंने विरोध किया था, और ये कहा जा रहा है कि शायद अपनी बहू को चुनाव लड़वा सकते हैं। इस तरह की बातें आ रही। तो जब ऐसा होगा अगर, तो कांग्रेस को नुकसान तो होगा। देखिए कांग्रेस इस चीज को कभी नफे नुकसान की दृष्टि से नहीं देखती है। कांग्रेस का जो वोट बैंक क्या कांग्रेस के साथ में है, और कांग्रेस उसमें विजयी रहेगी, इसमें दो मत नहीं है। अब प्रत्याशी हमने बदला है, राठिया समाज से आए हैं, समाज ही के साथ में कंवर समाज भी उसके साथ है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। विरोध तो हर जात किसी का होता है, घर में 4 भाई रहते हैं, चारों को आपस में विचार नहीं मिलते, लेकिन लड़ने के समय सब एक होकर लड़ते हैं। जी 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 जी, तो एक होकर लड़ेंगे और जीतेंगे चारों सीट। इस बार चारों सीटें जीतेंगे। चलिए आप वो तो परिणाम बताएगा। नहीं परिणाम के देखिए नहीं तो अभी पता चल रहा है। देखिए एहसास हो जाता है जी। देखिए किसी भी चीज़ का जो है बहुत जल्दी एहसास होता है। तो जब सीट जीतने की रहती है तो कार्यकर्ताओं में हम उत्साह जो देख रहे हैं ना, वो नजर आता है कि इसमें दो मत थी। जो कार्यकर्ता को मान सम्मान, तो भाजपा में भी तो उत्साह है, भाजपा कार्यकर्ता भी खूब। एक चीज बताऊं आपको, एक भी कार्यकर्ता में उनका उत्साह बता के दे दीजिए, कहीं पर भी दिखा दीजिए आप उत्साह। बेचारे बहुत उत्साहित है बिल्कुल। कल देखिएगा लोग तो बोल रहे हैं देखिए जंगी प्रदर्शन होगा। उनका वो वाला प्रदर्शन है कि भाई हम जंगी प्रदर्शन करना है, कहाँ से कहीं की ईट कहीं करोड़ा, बागमती ने कुंभा जोड़ा, वो हिसाब। हमको सीट वाइज है, हमारी सीट में कोरबा सीट में कोई चैलेंज नहीं हो सकता हमारे साथ में। जी जी, कड़ुआरा में भी नहीं हो सकता, रामपुर में नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं है। तानाखार में, तानाखार के वोट कांग्रेस के साथ रहेंगे। जी 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 जी। खैर अब ये चुनाव है तो इसमें तो सभी दल अपनी अपनी बात करते हैं, और परिहास में जो हम लोग कहा करते हैं कि जिनको ये मालूम है कि हमारी पत्नी भी हमको वोट देगी कि नहीं देगी, वो भी कहते हैं कि मैं सबकी जमानत जब्त करवा दूंगा। तो ये तो सभी कहते हैं। तो सभी कहते हैं कि दावा देखिए हर कोई करता है, इसमें तो जो खड़ा होता है वो आपको उतना उत्साह रहेगा तभी तो खड़ा होगा। नहीं तो पहले ही नर्वस हो जाएगा तो कैसे होगा। जी जी, तो अभी नर्वस नहीं है आप लोग बिल्कुल? क्या किस बात से हम लोग नर्वस किस बात से रहेंगे? लोग पूछते होंगे ना कि भाई भूपेश बघेल जी ने बहुत सारा वादा किया था, वादा पूरा नहीं हुआ। पूरा वादा हुआ? कौन सा वादा नहीं हुआ? 97% वादे पूरे हो गए। 36 वादे किए थे, 36 में 36 97% वादे पूरे हो गए जी। सबसे बड़ा शराब वाला मामला तो पूरे नहीं हुआ। नहीं, शराब वाला मामला देखिए जो धीरे धीरे उस लाइन में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उस लाइन में काम नहीं हो रहा, उस लाइन में कमेटी बनी हुई, उस लाइन की कमेटी का निर्णय आएगा, उसके बाद लागू करेंगे। क्योंकि जहाँ भी लागू हो चुका है उसका परिणामों को देख के उस जगह कमेटियां भेजी गई है, क्या होता है, क्या कर सकते हैं। धीरे धीरे किसी चीज़ को खत्म किया जाएगा ना, एकदम से तो है नहीं कि डिक्टेटरशिप तो नहीं, रात को 12 बजे हम चालू लागू कर देंगे कि यहाँ मतलब नोटबंदी हो गया या ये हो गया। ऐसे तो नहीं चलता ना। कांग्रेस में हमेशा एक नियम से चलता है कि भाई धीरे धीरे करके सबको सहमति लेके तब उसको लागू कर देंगे। सहमति बनाने में समय लग रहा है, तो इसलिए कमेटी बनी हुई है, कमेटी भी डिसाइड करेंगे, अपने विचार रखेंगे भाई। मतलब अगली सरकार जब आ जाएगी तो कमेटी का निर्णय आ जाएगा, फिर देखेंगे जैसा होगा। देख अगली सरकार तो आएगी ही, उसमें तो दो मत नहीं है, लेकिन वो निर्णय तो लेना ही है ना। कांग्रेस से शराबबंदी जब बोला है तो करेगी वो तो। हाँ वो समय भले 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए।
हमारे क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्र भी आते हैं जी। आदिवासियों की परंपरा तो उनकी भी भावनाओं को ध्यान रखते हुए इधर रखते हुए जो जिस निर्णय होगा सबका मिलके उस तरीके से करेंगे। नहीं तो आदिवासी नेता भी तो इस बात को कह रहे हैं कि हमारी प्रगति में सबसे बड़ी बाधक शराब है, अगर सरकार करती है तो हम उनका साथ देंगे। तो कुछ लोग तो हम तो कर रहे हैं ना, हम तो उसी बात पे लगे हुए हैं ना। एकदम से हम लागू करते हैं और उसके बाद में पालन ना हो पाए तो क्या मतलब है। इसलिए लागू करना जो उसी समय लागू धीरे धीरे करके क्या कर सकते हैं उसको करेंगे। अच्छा ये तो बताइए कभी जो पुलिस प्रशासन की ओर से या निर्वाचन शाखा की ओर से जो ताकीद की जा रही, जो निर्देशित किया जा रहा है, जो लोगों को कहा जा रहा है और प्रशासन जिला पुलिस प्रशासन जिस तरह की कार्रवाई कर रहा है कि व्यापारियों को पकड़ लेना, कोई भी कहीं कुछ लेके जा रहा है, कैश मिल गया या कुछ, तो इससे लगता नहीं कि ये भाई ये जो कैश दुकान में अपने दिन भर की बिक्री को लेके अगर जा रहा है उसको भी जब्त कर लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद ये पैसा आपको मिलेगा और आपको बताना पड़ेगा कि आप पैसा कहाँ से लाए, तो तुरंत इसका निदान तो हो सकता था। देखिए अगर चुनाव आयोग का क्या निर्देश है जी, उसके हिसाब से कार्रवाई हो रही है कि उसको लगा है कि भाई जस्टिफिकेशन अगर है आपके पास में तो वो छोड़ भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ रहे, पैसा जब्त कर लिए तो उसका नहीं अभी तो लोग यही कह रहे हैं कि आ जा रहा है, मिल जा रहा है तो रख ले रहे हैं। जब ऐसा कैसे रखेंगे भाई, पुलिस प्रशासन नहीं रख सकता। नहीं जब्त कर रहे हैं, रख रहे हैं, मतलब जब्त। देखिए वो पैसा जैसे जो रिलीज होगा कि हाँ भाई इससे पैसा वास्तव में जा रहा है, मान लो कोई पेमेंट करने जा रहा है, लेबर लेने जा रहा है, तो उसका पेमेंट कैसे होगा, तो कैसे ही तो होगा ना उसमें। जैसे बांटने जा रहा है तब तो बात है ना, बांटने तो कोई जा नहीं रहा है जी। सब। एक सोशल मीडिया पे एक ट्वीट किया था आईटी कांग्रेस के आईटी सेल ने, जिसमें ईडी का वो लगा हुआ है एक बोर्ड, उस पर ईडी लिखा हुआ है और उस पर अगरबत्ती जला रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह, और बाद में रमन सिंह ने वो दूसरा एक फ़ोटो डाला जिसमें वो दिख रहा है कि वही फ़ोटो, उसमें थोड़ा सा कलाकारी की गई थी, वो भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं, तो वहाँ विष्णु जी की पूजा की जगह ईडी को डाल दिया गया था। तो वो बोले कि देखिए अब ये भगवान से इतना डर गए हैं या इस तरह की भगवान को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो राजनीति में ये रूप भगवान को कोई बदनाम नहीं कर सकता, भगवान इतने हल्के नहीं है। तो भगवान की जगह ईडी को डाल दिए, वही तो कह रहे हैं वो। भगवान नहीं, भगवान को किया होगा, उन्होंने किया होगा, लेकिन वो ऐसे इस तरीके से भगवान से बड़ा कोई नहीं है भैया, इसलिए काहे पैसा भगवान का फैन हो हमारे। नहीं वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भगवान की जगह ईडी को डाल दिया। उनकी भावना होगी वैसी, हमारी हम लोग की भावना तो भगवान के प्रति है। लेकिन लोगों ने किया ना, तो आईटी सेल ने आखिर किया ना, क्या किया वो तो जानेंगे। क्या जब अगरबत्ती दिखाया तो अगरबत्ती तो वही दे रहे हैं ना, इसका मतलब यह कि अगरबत्ती तो जी। कुल मिलाकर अभी ये चुनाव है और जो कहते हैं ना कि उर्दू में कहावत, हिंदी में तो नहीं कहा जाता कि जंग मोहब्बत और इश्क में सब कुछ जायज़ है, तो ये अभी वही है, ये सियासत है, सियासत में भी सब यही होता है। तो अभी बहुत सारे रूप हम लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी तो 15-20 दिन है अभी तो। ये तो वही कत्ल की रात तो अब शुरू हो जाएगी ना 3 तारीख से। देखिए जो आदमी शुरू से काम करते आ रहे हैं उनके हम लोग को तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये 5 साल काम हुआ है और 5 साल लोगों से मिलन हुआ है, तो कैसे वो तो हर कार्यकर्ता से मिला, जैसे भाई का है, जैसे ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं, ऐसा कोई बच्चा नहीं, कोई ऐसा औरत नहीं, महिला नहीं जिससे मतलब वो ना मिले हो। तो ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, हर से मिलना जुलना लगा रहा है उनका, बराबर उनका क्षेत्र में अपना दौरे करते रहे और इतने समाजों से मिलते रहे, उनसे मिलते रहे, हर समाज को उन्होंने भूमि आवंटन किया, सब मतलब सबको एक नज़र में से किया, राशि प्रदान की, भूमि नहीं राशि प्रदान किया, जो भी मतलब उसमें बकी तो जो उनका था हो सकता था सभी को, मतलब ये नहीं कि किसी को अलग दिया किसी को अलग दिया, ऐसा नहीं है, एक बराबर सबको उन्होंने दे दिया भाई, जिसको जो जिसका जो है वो आप अपना रखिए, किसी को उनसे किसी का नहीं। और दूसरी चीज़ क्या, जैसे जी ने जो काम किया कोरबा शहर को देखिए किस तरीके से चमकता है। देखिए जो आप उस चीज को मत सोचिए, आप देखिए कि किससे कैसे चमक रहा है और आज से 5 साल पहले क्या था और आज क्या है, तो ये फर्क तो आया है इसमें। और आने वाले समय में 5 साल में कैसा कोरबा रहेगा आप उसको कल्पना भी नहीं कर सकते, कितनी सुंदर रहेगी। जी मैं ये कह रहा था कि अभी चुनाव में बहुत सारे रंग देखने को मिलेंगे। नहीं मिलेंगे, बताया ना कि उन्होंने ट्वीट किया तो वो ईडी को डाल दिया भगवान विष्णु की जगह पे, तो ये ठीक है। वो तो देखिए सोशल मीडिया तो ऐसा है कि कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी करता रहता है, लेकिन देखिए वो दिया होगा तो उसको दिया कि मेरे को बचा के रखना भाई, घोटालेबाजों में अगर वो नाम होगा उनका तो भाई तो उस हिसाब से होगा, ये बड़े लेवल की बातें होती हैं। जी मतलब राजनीति में अब ठीक है, ये इसलिए इसको हल्का करते हैं हम लोग इस तरह की बातें करके, या इस तरह की जब कोई खबर आती है तो उस पर आनंद लेते हैं कि ये लोकतंत्र का महोत्सव है, इसको इस रूप में लिया जाना चाहिए। तनाव नहीं, दशहरा बनाते हैं, दिवाली बनाते होते हैं, ये भी बनाते हैं, चुनाव आयोग भी महोत्सव है, क्योंकि अंततः लोकतंत्र ही जीतता है। यानी हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि सर्वाधिक वोट जिसको मिलते हैं वो चुनाव जीतता है, वो सरकार बनाता है।
तो ये महोत्सव है, आप उसको उस रूप में लीजिए। खुशी का मौका है, खुशी से लीजिए। हाँ, जीते चाहे भाजपा का या कांग्रेस का, नहीं भाजपा का कहाँ जीते, नहीं, मतलब एक जनरल बात कर रहा हूं कांग्रेस का मैं। जीते या भाजपा का जीते, मतलब हाँ। कोई भी जीते, जीतता लोकतंत्र है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ये लोकतंत्र लोकतंत्र ही जीतता लेकिन लोकतंत्र की जब हत्या होने की बात होती है तब थोड़ा सा लगता है के लोगों को, लेकिन वैसे तो लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है हिंदुस्तान। और यह भी आप मान के चलिए, सुरेंद्र भैया तो नहीं मानेंगे कि भाजपा के और कांग्रेस के जो छत्तीसगढ़ में शीर्ष नेतृत्व है ना, ये सब एक दूसरे के दोस्त हैं। कार्यकर्ता ही दुश्मन बनता है आपस में। देखिए भाई सबसे बड़ा दुश्मन होता है ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जो है ये कार्यकर्ता जो है भाजपा। देखिए राजनीतिक विरोध है ना, व्यक्तिगत विरोध तो नहीं है ना किसी से। जी। चाहे वो बड़ा नेता हो चाहे छोटा नेता हो, राजनीतिक विरोद अलग चीज है, बाकी पर्सनल एक शब्द इस्तेमाल जो किया जाता है मतभेद और मनभेद। नहीं, अभी आपको बता दूं, आप शायद आप उस समय आ गए थे कोरबा में कि नहीं आए थे। भाजपा कार्यालय उस समय हॉस्पिटल के सामने होता था जी। उसमें बंसीलाल जी भी चुनाव लड़ते थे और हम लोग का कार्यालय जो था हिंदुस्तान के पास में होता था, उसमें हम लोग बैठते थे। उनके कार्यालय में हमारे कार्यकर्ता जाके चाय पी जाते थे, उनके कार्यकर्ता जाके हमारे कार्यालय में चाय पीते थे। मतलब इतना आपस में समझ, जो भी है प्रचार जैसा भी हो, लड़ने के समय एक है, लड़ने के लिए वो अपनी पार्टी की लड़ते, हम अपनी पार्टी, लेकिन जो वातावरण था वो इतना विशुद्ध रूप से था कि किसी आपस में वैमनस्यता नहीं रहती थी। किसी भी चुनाव कोई जीते कोई हारे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जिंदगी भर तो भाजपा 2 सीटों में रही ना। अभी 5-10 साल से उन्होंने भाग्य बदला है, 2 सीटों से भी कार्यकर्ता थे ना उस समय भी। वैसे भी हमारी परंपरा है हमारे देश की। आप देखिए, अब आप राम रावण युद्ध भी अंधेरे में नहीं होता था, उजाले में ही होता था। महाभारत का आप देखिए, उसमें तो ऐसा दृश्य है ना कि कौरव पांडवों के शिविर में जाते थे, पांडव कौरव के शिविर में जाते थे। आपको प्रैक्टिकल अपने कोरबा की बात बता, वही मैं इसीलिए कह रहा था कि हमारे ब्लड में है, हम लोग करते थे, हमारे डीएनए में है कि हमको ठीक है दूसरे का सम्मान करना, दूसरे का सम्मान करना। हम किसको देते हैं वो अलग चीज है, दुश्मन को भी हम आदर की नजर से देखने वाले देश के वासी हैं। सही बात। यहाँ तो राजनीति है, तो दुश्मनी है ही नहीं, यहाँ तो मतभेद है, मनभेद नहीं है। तो चुनाव अपनी जगह पे है, चुनाव लड़ते हैं, एक बार साल में चुनाव होता है विधानसभा का, सबका एक ही बार होता है 5-5 साल में, और उसके बाद फिर हम सब नागरिक हो गए। बस उसके बाद किसी को प्रतिनिधि चुन लेते हैं, मंत्री हो गया वो, हमारा सब कुछ हो गया, बाकी प्रतिनिधि बन गया हमारी मांग उठाने की, हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारी जो दुश्वारियां हैं, समस्याएं हैं, उसके निराकरण के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, संविधान बना रहे हैं और उसका अनुपालन हो, ये कोशिश होती है। तो दल कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, प्रत्याशी कोई भी हो, वो हमारा है। बस ये मान देखिए, आज जैसे कि भाई ने या कांग्रेसी सरकार ने ऐसा कोई जगह जहाँ सरकारी जमीन में पट्टा ना दिया हो, पट्टा जो लोग भूमिहीन थे, जिनके पास जमीनें नहीं थी, उनको भूमिहीनों को पट्टा दे दिया, चलो भाई ठीक है आप अपना रहिए, बस रहे हैं, कोई कमा रहे हैं, जो 50 साल से रह रहा है, 25 साल से रह रहा है, 30 साल से रह रहा है, वो कहाँ जाता? आखिर उनको पट्टा वहाँ दिया ना। तो ऐसा नहीं है, गरीबों के प्रति सरकार जो है बहुत संवेदनशील है। और ये अब उसमें हालांकि बीजेपी वाले भी कमेंट्स कर रहे हैं कि 600 में आप दे रहे हैं, बाकी का कैसे करेंगे, उसका नियम। देखिए आप देखिए, फिर देखिए अटल निवास में कितना का वो क्या नाम है, कितना बना के देते हैं आप लोग जी? 600 कम होती है क्या? आप 600 जमीन को आप अभी बनाने में कितना खर्चा आता है, आप उसका अंदाज भी नहीं लगा सकते। 20 लाख रुपया खर्चा आएगा अगर मकान आप सही बना के दोगे तो। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसका नाम क्या 600 रुपये में, मतलब जो 600 फुट कम है क्या? 600 फुट 1.5 डिसमिल जमीन है, जबकि आप 200 फुट 250 फुट में मकान बनता है। अब वो तो आप लोग वो अच्छा काम कुछ करेंगे तो उसकी बुराई करेंगे। नहीं, बुराई करें अच्छा उससे तो करेंगे, नहीं बुराई करें उससे कोई उससे नहीं लगता है भाई। हर झोपड़पट्टी में हर जगह हम लोगों ने पट्टा बांट दिया, सब लोगों को दे दिया भाई, किसकी कोई प्रॉब्लम थी उसका दे दिया, और कोई मदद हो सकेगी तो उसको करेंगे, किसानों को कर्ज माफ करेंगे भाई। अभी जो मान लीजिए जिसका कर्ज नहीं माफ हो पाया, या इसका नाम क्या है, वास्तव में कर्ज कौन नहीं देगा, जिसकी हालत खराब होगी वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि फसल का कोई यहाँ के किसान जो है खुशहाल है। देखिए इसमें बात नहीं, छत्तीसगढ़ के किसानों में जैसा कोई कहीं पर है नहीं, क्योंकि किसानों की सरकार है, किसानों को बहुत प्रति ध्यान दे रही है, 2500 रुपये में धान देके बोनस दे रही है, पैसा दे रही है, घर घर में काम दे रही है। मतलब उनकी जो योजना कांग्रेस की है वो बहुत उचित योजना है कहीं। जी। कुल मिलाकर वही बात की लोकतंत्र का महोत्सव है, आप भी आनंद लीजिए। नेता तो आनंद ले ही रहे हैं, उनको तनाव में रहता, जो चुनाव लड़ रहा है तनाव में रहेगा कि मैं जीत रहा हूँ कि हार रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए हमारे यहाँ का जो इसका नाम क्या है, हमने जब क्योंकि जयसिंह भाई को देखा है, क्योंकि वो आए थे दिल्ली तो तेलसारा में भी आए थे, उनके चेहरे में तनाव नाम की चीज नहीं, उनके में ये है कि अब फूसी को किस तरीके से हम जो पहले जीते हैं उससे कितना टारगेट आगे बढ़ाना है, कह के उसके लिए लड़ रहे हैं, इसके लिए नहीं मेहनत कर रहे कि इसका नाम क्या लग रहा है, कह के हम लोग का टारगेट जो है उस पहली जीत से डबल जीत से ऊपर जाने का है जी। तो इसलिए कार्यकर्ता इतने जमे जो ताकत को जो लगा रहे हैं, कह के जी।
नहीं, मैं ठीक है, मैं ये कह रहा था कि कम से कम 30-40 हजार के आसपास जो है लीजा है, उनको उसको तनाव, उसकी टारगेट लेके चल रहे हैं। जो हमारा वोटर है वो तो है ही हमारे पास, उसमें दो मत नहीं है। जी जी, इससे ज्यादा लीड ले सके उसके लिए लगे हुए हैं। ठीक है, आप लीड के लिए प्रयास करिए, वो आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें, दोनों दल या तीनों दल, चारों दल, सभी करेंगे, सब करें, अपने पे करते और हैं। उनको वो थोड़ा सा तनाव रहता है उनको, लेकिन हमें आपको तनाव में नहीं रहना है। हमें आपको बिल्कुल आनंद से, लोकतंत्र का ये महोत्सव है, इसका पूरा आनंद लेना है और वोट डालने जरूर जाना है। आप ख्याल रखिए कि आपको 17 तारीख को वोट डालने, किसी भी हालत में कोई भी जरूरी काम हो, एक दिन पहले कर लीजिए, एक दिन बाद कर लीजिए, या वोट डालने के बाद करिए, लेकिन वोट डालने जरूर जाइए। नहीं तो बाद में फिर ये होता है कि यार हमने वोट नहीं डाला इसलिए ऐसा हो गया। मन हमेशा 5 साल तक आता रहता है कि हमने वोट नहीं दिया। देखिए सीधी बात बोल रहे हैं, जो आदमी वोट नहीं देता उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है जी। कोई भी आदमी जैसे मिलने जाएगा उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि मैंने मतलब जो है इससे काम नहीं किया यार, इसको किसी को दिया वोट अलग चीज है, वोट आपने दिया मतलब दिया, कोई वोट बंद होने के बाद किसी का नहीं रहता है। जी जी, इसलिए बिल्कुल 20 दिन बाद आप मन बना के रखिए कि आपको 17 तारीख को कोई काम नहीं करना जब तक आप वोट न डाल लें, और उसके बाद ही आप कहीं और जाने की बात सोचिएगा, क्योंकि यह अवसर हमको साल में एक बार मिलता है, और उस अवसर को गंवा देने के बाद, जैसा सुरेंद्र भैया ने कहा कि हमको पछतावा होता है कि हम वोट नहीं डालने जा पाए, तो आप जो भी काम है पहले निपटा लीजिए और उस तारीख को वोट डालने जरूर जाइए और बिल्कुल मस्त रहिए और आनंद लीजिए इस महोत्सव का। चलिए इसी के साथ हेडलाइंस को विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का। और सुरेंद्र भैया, आज आपका बड़ा कार्यक्रम है, आप लोग सब जयसिंह अग्रवाल जी के नामांकन दाखिले के समय उसका साक्षी बनने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।